वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी है इजी और मैं हूं आपकी दोस्त संहिता सरकार। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हैविंग अ ग्रेट डे सो फार। सो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? तो आज के सेशन में हम 10 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम में पूछी गई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following are characteristic features of trees in mountain range? Okay, and the options here are sloping branches, needle-like leaves, waxy thick stem, D long penetrating roots. So out of option 1, 2, 3 and 4, which one is the correct answer? तो पहले हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो हमसे पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ट्रीज इन माउंटेन रेंज। सो स्लोपिंग ब्रांचेस तो है ही है, नीडल लाइक लीव्स ये भी है, वैक्सी थिक स्टेम ये नहीं है, लॉन्ग पेनिट्रेटिंग रूट्स ये भी नहीं है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए एंड बी। नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन जो मैंने यहाँ पर दी है, क्यों ऑप्शन 1 ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। सो जो स्लोपिंग ब्रांचेस है इसकी मदद से क्या होता है, स्नो स्लाइड्स ऑफ इजीली। तो अगर स्लोपिंग ब्रांचेस के ऊपर बर्फ गिरती है तो वो आसानी से स्लाइड ऑफ हो जाती है, ठीक है। और कुछ कुछ जो ट्रीज है जो माउंटेन एरिया में ग्रो करती है वो है पाइन ट्री, देवदार ट्री, स्प्रूस एंड फर। ओके, सेकेंड जो फीचर था या कैरेक्टरिस्टिक थी वो थी नीडल लाइक लीव्स। सो ये जो एडेप्टिव फीचर है ये किसमें मदद करती है, इट रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। वैक्सी थिक स्टेम कहाँ पे पाए जाते हैं, डेजर्ट प्लांट्स में पाए जाते हैं, सो एज टू रिड्यूस द वाटर लॉस। और डेजर्ट एरिया में जो क्लाइमेट होती है वो हॉट एंड ड्राई होती है। और कुछ प्लांट्स जो डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं वो है कैक्टस और डेट पाम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉन्ग पेनिट्रेटिंग रूट्स। ये दो जगह पे पाए जाते हैं, डेजर्ट एरिया में भी जो प्लांट्स ग्रो करती है उनकी लॉन्ग पेनिट्रेटिंग रूट्स होती है, एज वेल एज ग्रास लैंड में भी जो प्लांट्स ग्रो करती है उनकी भी लॉन्ग पेनिट्रेटिंग रूट्स होती है। कारण क्या है, क्योंकि इन दोनों ही एरिया में वेरी लेस रेनफॉल होती है जिस वजह से हमेशा वहाँ पे लैक ऑफ वाटर होती है, वाटर स्कार्सिटी होती है। और कुछ कुछ प्लांट्स जो ग्रासलैंड में ग्रो करते हैं वो है फॉक्सटेल एंड राई ग्रास। सो हमने अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, read the following statements and choose the correct option. Okay, so assertion is water boils easily at low altitude regions like seashore. Reason, atmospheric pressure is less at lower altitudes. Okay, so options are both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. 2, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of the assertion. 3, assertion is correct but reason is false. 4th is saying both assertions and reason are false. So assertion में कहा गया है जो पानी है वो लो ऑल्टीट्यूड रीजन जैसे कि सी शोर इलाका है वहां पे जल्दी बॉयल करेगा, दिस इज रॉन्ग। ओके, atmospheric pressure is less at lower altitude, no, this is high at lower altitude, so ये भी wrong हुआ, ठीक है। So both assertion and reason are false, so the correct answer to this question is option 4 जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। Now let's pay attention to the explanation for question number 62 and second question of today's session। क्या लिखा है, as we go up एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। सो जितना हम ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होते रहेगा। एट अ हायर एलिवेशन मतलब ऊंचाई पे क्या होता है, लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस वाटर रीचेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट मोर क्विकली। सो हायर एलिवेशन पे जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो जल्दी रीच कर जाता है, विच मीन्स एट अ लोअर टेम्परेचर। सो यूजुअली जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, बॉइलिंग पॉइंट उसकी 100 डिग्री सेल्सियस है। पर जितना हम ऊपर ऊपर जाएंगे क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होती जा रही है, सो जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही उबलना स्टार्ट कर देगी। सो यहाँ पे मुझे कुछ डेटा मिली थी कि सी लेवल पे जो पानी है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बॉयल होती है। फिर जब हम सी लेवल से 5000 फीट ऊपर चले जाते हैं तो पानी बॉयल होना स्टार्ट कर देती है 203 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। और जब हम
10,000 फीट तक पहुंच जाते हैं, सो जो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट है वो 194 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाती है। तो जैसे आप देख ही पा रहे हैं कि जितना हम ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता जा रहा है, मतलब कम टेम्परेचर में ही वाटर बॉयल करना स्टार्ट कर रही है। Now, let's try to solve question number 63, third question of today's session. Okay? Which of the following statement is true when a ray of light travels from air to oil? So, आपको एक चीज याद रखनी है, जो एयर है वो रेयरर मीडियम है और जो ऑयल है वो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ओके, सो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया गया है? द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस एंड द रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, ऑप्शन 2, द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस एंड द रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। थर्ड वन, द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस एंड द रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस एंड द रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, the speed of light will decrease and the ray will bend towards the normal. अब हम explanation पे जाते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए क्या दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, the speed of light decreases and the ray bend towards the normal. Air is less denser than oil. So air की जो density है वो oil से कम है। अब यहाँ पे मैंने दो डायग्राम बनाई है, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर लाइट एयर से ऑयल में एंटर करती है तो जो रे है वो किस ओर बेंड करेगी। सो पहले वाला जो केस है, केस ए में हमारा क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। सो ए क्योंकि लेस डेंसर है और वो डेंसर मीडियम में, मोर डेंसर मीडियम की ओर एंटर कर रहा है रे ऑफ लाइट, सो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ठीक इसी का उल्टा केस अगर होता कि अगर लाइट ऑयल से एयर की ओर जाती, सो क्या होता, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब लाइट एंटर की इस दिशा में, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बीच वाली जो लाइन है जिसको मैंने एन से डिनोट किया है, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व fourth question of today's session, question number 64. Okay, this is very easy question. Which of the following represents set of contact forces? ठीक है, so किस ऑप्शन में सभी जो फोर्सेस दी गई है वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस है? तो पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 1 कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, force of friction, magnetic force. Option 2 is saying muscular force, force of friction, gravitational force. 3 is saying drag, muscular force, force of friction, and fourth one is saying gravitational force, electrostatic force and drag. So अगर इसका आंसर हम देखें, so the correct answer to this question is option number 3, drag, muscular force, force of friction, all these are कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप देख सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑल दीज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। मतलब इन फोर्सेस की जो इफेक्ट्स होती है वो विदाउट कॉन्टैक्ट ही वो इफेक्ट्स दिखाई देती है। पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ड्रैग जो कि फ्लूइड्स में दिखाई देती है, और जो मस्कुलर फोर्स है, यहाँ पे फोर्स को अपने इफेक्ट्स शो करने के लिए जो दो सरफेस है उसके बीच में कांटेक्ट होना जरूरी है, इसीलिए इनको कांटेक्ट फोर्सेस कहा जाता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 65। ओके, सो द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस। सो एक मैग्नेट टूटकर 2 पीसेस में डिवाइड हो चुका है। If these 2 pieces are brought closer to each other, they will. अब अगर इन 2 pieces को हम close लाएंगे तो क्या होगा? 1 is saying attract each other, 2 is saying repel each other, 3 is saying may attract or repel, 4 is saying neither attract nor repel. So हमें समझना होगा इस क्वेश्चन को। एक मैग्नेट टूटने के बाद 2 पीसेस में बट जाता है। जब 2 पीसेस को हम पास में लाएंगे तो हमें ये नहीं पता कि उन 2 मैग्नेट्स का कौन सा पोल किधर है, नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल किधर है। सो दे मे अट्रैक्ट और रिपेल, और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन,
सो देखिए यहाँ पे पहले एक सिंगल मैग्नेट था, फिर जब वो टूट गया सो दो पीसेस बने। तो सपोज जब वो इंटैक्ट था तो इस साइड पे नॉर्थ पोल था, इस साइड पे साउथ पोल था। टूटने के बाद क्या होगा, नॉर्थ पोल के जगह पे ही होगा और ये वाला एंड उसका साउथ पोल हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए इस वाले एंड पे साउथ पोल था यहाँ पे, सो यहाँ पे भी साउथ पोल ही रहेगा और इसके ऑपोजिट पोल में नॉर्थ पोल होगा। अब हमें नहीं पता कि हम पीसेस को किस ओरिएंटेशन में एक के साथ एक मतलब क्लोज ला रहे हैं। सो दे मे अट्रैक्ट और रिपेल, और आपको तो ये पता ही है ऑपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे कि नॉर्थ और साउथ पोल ये अट्रैक्ट करेंगे, साउथ और नॉर्थ पोल ये भी अट्रैक्ट करेंगे, एंड लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। सो अगर दो मैग्नेट्स है और उनकी जो लाइक पोल्स है जैसे कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल, दे विल रिपेल ईच अदर, उन दोनों में रिपल्शन होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज क्वेश्चन नंबर 66 ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ड्यूरिंग अ क्लास एक्सपेरिमेंट अ टीचर टुक टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो एक क्लास एक्सपेरिमेंट के दौरान टीचर ने दो ऑब्जेक्ट्स ली, इमर्स देम इन वाटर, और उसको पानी में इमर्स कर दिया। शी रिकॉर्डेड द रीडिंग्स यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस एज शोन बिलो। सो उन्होंने जो रीडिंग्स मिली उनको ऐसे टैबुलेटेड फॉर्म में दिखाया है। सो हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है जिसका जो वेट है, वेट ऑफ स्टोन इन एयर है 92 न्यूटन। ओके, वेट ऑफ स्टोन इन वाटर x हमें ढूंढना है। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कितना लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया जब हमने इस स्टोन को पानी में डुबोया, तो वो है 16 न्यूटन। एंड द बायोएंट फोर्स वी हैव टू फाइंड हियर। सो हमको y ढूंढना है, x ढूंढना है फॉर ऑब्जेक्ट a, और b का हमें वेट नहीं पता, सो वी हैव टू फाइंड q। ओके, लाइक वेट ऑफ द स्टोन इन एयर, वेट ऑफ द स्टोन इन वाटर 70 बताया हुआ है। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड हमको फिर से फाइंड आउट करना है, z निकालना है, और जो बायोएंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ये 10 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना मैं आपको एक्सप्लेनेशन जो पार्ट है वो दिखाना चाहती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस डायग्राम को देखें। जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में इमर्स करते हैं ना, सो उस वक्त टू फोर्सेस एक्ट करती है। उसकी वेट डाउनवर्ड्स एक्ट करती है जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, और जो फ्लूइड है, जो वाटर है यहाँ पे, वो एक अपवर्ड फोर्स वहां से आता है, अप थ्रस्ट आता है, जिसको हम बावेंट फोर्स बोलते हैं, जिसको FB लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड द बावेंट फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड्स। और एक जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है द बावेंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। सो जितना हिस्सा ऑब्जेक्ट का पानी में डुबोने से जितना पानी निकल के आता है, तो क्या बता रहा है, बावेंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। सो बावेंट फोर्स कितना होगा, जितना लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया होगा। दिस फोर्स हैज अ टेंडेंसी टू मूव द बॉडी अप। सो बावेंट फोर्स के वजह से क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट हम इमर्स करते हैं ना, तो उसको एक पुश मिलता है नीचे से कि उसको ऊपर ढकेला जाता है, एंड द बावेंट फोर्स इज ऑल्सो नोन एज अप थ्रस्ट। सो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन था। तो इस बेसिस पे हम इस टेबल को फिलअप करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो चीज हमने जाना कि जितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है उतना ही उसका बावेंट फोर्स होता है, तो ये 16 आ गया यहाँ पे। ओके, सो y इज इक्वल्स टू 16, राइट। फिर यहाँ पे हमको दिया हुआ है बावेंट फोर्स 10 न्यूटन है, तो लिक्विड डिस्प्लेस्ड विल बी z इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब हमको a ऑब्जेक्ट का वेट पता है, ठीक है। सो वेट ऑफ द स्टोन इन वाटर x क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 92 minus the Bowen force acting on it, so it is equals to 76 आएगा ये, ठीक है। x is 76 और जो हमारा यहाँ पे q है वो क्या होगा, हमको यहाँ पे वेट ऑफ द स्टोन निकालना है। तो वेट ऑफ द स्टोन कैसे आएगा, हमको वेट ऑफ द स्टोन इन वाटर पता है और कितना बावेंट फोर्स एक्ट कर रहा है वो है हमारा 10, या फिर कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया है, दैट इज ऑल्सो 10। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 80।
सो देखिए कहाँ पे ये सारे मार्किंग्स दिए हुए हैं। y इज इक्वल्स टू 16, ओके, 2 जगह पे है, 3 जगह पे है, कोई बात नहीं। z इज इक्वल्स टू 10, सो ये यहाँ पे हमें मिल रहा है। x इज इक्वल्स टू 76, ये यहाँ पे मिल रहा है। और q इज इक्वल्स टू 80, सो ये हमको यहाँ पे मिल रहा है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे भी मैंने देखिए यही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer to this question. Now let's move on to 7th question, that is question number 67 of this question paper. This is also a bit tricky question, बहुतों को ये पता नहीं होता है, so पढ़ते हैं पहले। Consider the following statements and choose the correct one. So यहाँ पे हमको 4 statement दी गई है, इनमें जो सही है वो हमें ढूंढ कर निकालना है। Statement 1 is saying rising sun is not considered as an appropriate guide to locate directions in all season। मतलब सूरज उगने की दिशा से हम हर सीजन में चारों दिशाएं नहीं ढूंढ सकते, लोकेट नहीं कर सकते। स्टेटमेंट 2 इज सेइंग पॉइंट ऑफ सनराइज चेंजेस कंटिन्यूअसली। सूरज जहां से राइज करता है वो पॉइंट साल भर में बदलता रहता है। स्टेटमेंट 3 इज सेइंग ड्यूरिंग समर सोल्स्टाइस द पॉइंट ऑफ सनराइज शिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, ओके, एंड during winter solstice the point of sunrise shifts towards south, okay? So यहाँ पे statement 1 सही है, ठीक है, और जो point of sunrise है ये भी बदलता रहता है, this is also true. So the correct answer to this question is option number 2, S1 and S2 are the correct one. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने explanation में बताया हुआ है, आप जरा ध्यान दीजिए। explanation में क्या लिखा है? From the equator only on 2 days the equinoxes, जैसे कि 21st मार्च और 23rd सितंबर the sun rises in the east. So सिर्फ इन्हीं 2 दिनों में क्या होता है, जो सूरज है वो पूर्व दिशा में राइज करता है। Except for these 2 days the sun rises either in the north of east और साउथ ऑफ ईस्ट। इन 2 दिनों को छोड़कर बाकी दिन सूरज या तो ईस्ट के नॉर्थ वाले साइड से राइज करता है या फिर साउथ वाले साइड से राइज करता है, ओके। दस द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन डज नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शंस करेक्टली। सो सूरज के उगने की दिशा के बेसिस पे हम बाकी डायरेक्शंस लोकेट नहीं कर सकते। सो कौन सा बेस्ट मेथड होगा डायरेक्शंस लोकेट करने का? पोल स्टार इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ डायरेक्शन। सो पोल स्टार का जो पोजीशन है उस बेसिस पे हम बड़ी ही आसानी से क्या कर सकते हैं, जो चारों दिशाएं हैं उसको लोकेट कर सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स मूव फर्दर, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 68, 8th question of today's session. So there are 3 test tubes ABC, 3 test tubes है ABC, all having colorless liquid of equal volume and strength, और सभी में colorless liquid है जहाँ पे volume भी equal है, strength भी equal है। A drop of phenolphthalein is added to each of them. So तीनों test tube में एक एक drop phenolphthalein डाला गया है। So phenolphthalein हमें पता है ये एक synthetic acid base indicator है। It is observed that test tubes A and B remain colorless while C becomes pink. Okay? So A और B colorless ही रहते हैं phenolphthalein डालने के बाद भी, पर जो C है वो pink हो जाता है। When the pink solution C is added to A and B, it is observed that A remains colorless and B attains pink color. अब जो C वाला solution था जो कि pink color में change हो चुका है, जब उसको हम test tube A और B में दोबारा से add करते हैं तो A colorless रहता है, पर जो B है वो pink color में बदल जाता है। So पहली बात तो आप जानिए कि जो phenolphthalein indicator है ना, वो acid में colorless रहता है और बेसिक सॉल्यूशन में या फिर बेस में वो पिंक कलर देता है, राइट। सो इस बेसिस पे हम इसका आंसर समझने की कोशिश करेंगे। सो पहले एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए, फिर हम इसका आंसर ढूंढेंगे। तो देखिए, जब हमने टेस्ट ट्यूब ए बी सी में फेनोल्फथालीन का एक एक ड्रॉप डाला, टेस्ट ट्यूब ए ने कोई कलर नहीं दिखाया। सो इससे तो पता चल रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कलर चेंज नहीं कर रही, क्योंकि फेनोल्फथालीन एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता। तो ये है टेस्ट ट्यूब ए, ओके। फिर जब हमने टेस्ट ट्यूब ए और बी में
सी का जो मिक्सचर था जिसमें पिंक कलर आ गया था वो जब हमने डाला तो ए कलरलेस रहा, विच अगेन प्रूव्स दैट इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। पर जो टेस्ट ट्यूब बी था वो पिंक कलर में बदल गया। सो ये है टेस्ट ट्यूब बी का हालत, राइट। और जो थर्ड वाला था वो क्या है, वो ऑलरेडी, सॉरी दिस इज टेस्ट ट्यूब सी, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज टेस्ट ट्यूब सी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस टर्न्स पिंक। सो टेस्ट ट्यूब सी में जब ही हमने फेनोल्फथालीन कलर डाला, सॉरी इंडिकेटर डाला, तो वो झट से पिंक कलर में बदल गया। सो टेस्ट ट्यूब सी में स्ट्रॉन्ग बेस था। और जो बी वाला था उसने पहले तो कोई कलर चेंज नहीं दिखाया, पर जब टेस्ट ट्यूब सी से थोड़ा बहुत ड्रॉप्स इसमें ऐड किया गया सो उसने स्लाइट चेंज इन कलर दिखाया। इसका मतलब क्या है, ये एक वीक एसिड है। सो दिस इज टेस्ट ट्यूब बी। ओके, सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ए वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड थी, जिसलिए वो दोनों ही सिचुएशन में कोई भी कलर चेंज नहीं दे रही है। टेस्ट ट्यूब सी स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि टेस्ट ट्यूब सी में जब ही हमने फेनोल्फथालीन इंडिकेटर डाला उसने पिंक कलर दिया। और जो टेस्ट ट्यूब बी है उसने शुरुआत में जब मतलब हमने एक ड्रॉप फेनोल्फथालीन डाला था तब कोई कलर चेंज नहीं दिया, पर जब फेनोल्फथालीन डाला हुआ टेस्ट ट्यूब सी का मिक्सचर हमने बी में डाला तो उसमें स्लाइट चेंज इन कलर हमें नजर आया। सो इट इज अ वीक एसिड, ठीक है। सो उस बेसिस पे द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। Now let's talk about 9th question. Question number 9, 69th question of this question paper. Which of the following pairs can be utilized as acid base indicator? So हमें पता है acid base indicator का इस्तेमाल होता है कि कोई भी जो सैंपल है वो एसिडिक है या बेसिक है इसका पता लगाने के लिए। So options पढ़ लेते हैं। Red cabbage leaves and turmeric, 2 salt and turmeric, 3 banana leaves and cabbage leaves, लेमन जूस एंड टर्मरिक। सो हमें एक तो पता है रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, इसका इस्तेमाल होता है एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं होता, बनाना लीव्स का इस्तेमाल नहीं होता, लेमन जूस का भी इस्तेमाल नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। अब एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए, यहाँ पे थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने दिया है कि जो रेड कैबेज लीव्स है वो एसिडिक सोल्यूशन में शेड्स ऑफ रेड एंड पिंक दिखाती है, ओके और बेसिक सोल्यूशन में उसका कलर येलो टू ग्रीन या ब्लू हो जाता है। सो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। और जो टर्मरिक है वो एसिडिक सोल्यूशन में कोई भी कलर चेंज नहीं देती, मतलब वो येलो ही रहती है, बट इट टर्न्स रेड व्हेन इट रिएक्ट्स विद सम बेसिक सोल्यूशन। सो बेसिक सोल्यूशन में इसका कलर रेड में चेंज हो जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 70th क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। रीता wanted to store pickles in a container. So रीता को एक कंटेनर में अचार स्टोर करना था। The best container for this purpose can be, so कंटेनर किस चीज का बना होना चाहिए? A एल्यूमिनियम, 2 ग्लास यानी कि कांच, 3 कॉपर या ब्रास। सो ये तो आपको पता ही है कि जो एल्यूमिनियम है और कॉपर है ये दोनों मेटल्स है, राइट, दीज आर मेटल्स। और जो ब्रास है ये अलॉय ऑफ मेटल है, alloy of metal, ठीक है। सो ये तीनों तो होने से रहे। सो बेस्ट है क्या? ग्लास, क्योंकि मेटल्स में अगर हम अचार को स्टोर करेंगे तो अचार में क्या होगा, एसिड है, प्लस हम अचार बनाते वक्त विनेगर भी डालते हैं जिसमें एसिटिक एसिड होती है, तो वो क्या करेगी, कंटेनर के साथ रिएक्ट करेगी। सो हम एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर मेटल्स, ब्रास इज एन एलॉय मेटल। सो एलॉय किस किस का बना है, कॉपर एंड जिंक को मिला के हमें ब्रास मिलता है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, इन पिकल्स वी यूज एसिटिक एसिड एंड इट विल रिएक्ट with metals to produce metal salts which might be toxic to us. So metals इस एसिड के साथ, एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कुछ ऐसा कंपाउंड बनाएगी जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसीलिए हम किस में स्टोर करेंगे, हम कांच के किसी कंटेनर में अचार को स्टोर करेंगे। रीता को कांच के किसी कंटेनर में अचार को स्टोर करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ऐसे ही सेशंस के साथ मैं आती रहूंगी। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग यूजिंग बायोलॉजी है इजी।